हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक आप लोगों के समक्ष प्रोनाउन टॉपिक को लेकर। अब देखिए, प्रोनाउन जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये दो वर्ड से बनता है। देखिए, प्रोनाउन, इसमें देखिए एक वर्ड है प्रो और दूसरा वर्ड है नाउन, और दोनों वर्ड के मिलने से एक वर्ड बन गया प्रोनाउन। अब देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉर, इसका मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, in lieu of, on behalf of, प्रॉक्सी। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गौर कीजिए, प्रो का मतलब ये हो गया, क्या हो गया? फॉर, इंस्टीड ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, प्रॉक्सी। इस सब के हिंदी हो गए के लिए या हेतु, के लिए या हेतु। अब प्रो का मतलब हो गया के लिए या हेतु। नाउन का हिंदी आप जानते हैं क्या होता है? संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेम। नेम। देखिए माय डियर फ्रेंड, गौर कीजिए, नाउन की चर्चा हमने किया है और आप जानते हैं नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को नाउन बोलते हैं, और नाउन के बदले में जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज दैट part of speech which is used instead of a noun and also used to avoid the repetition of a noun from a sentence। किसी भी सेंटेंस से नाउन की पुनरावृत्ति को, अर्थात नाउन बार बार आए, उसको रोकने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन को हम कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इसे आप समझिए। जैसे हम लिखते हैं रामन। रामन इज ए डॉक्टर, ही इज इंटेलिजेंट। Rita is an engineer, she is serious। Boys are playing, they are active। That is a large tree। Those are books। This is a chair। These are books इत्यादि। अब देखिए, हमने सेंटेंस लिखा रमन इज ए डॉक्टर, रमन एक चिकित्सक है। अब हमने रमन के बदले में हमने ही का प्रयोग किया।
अगर मैं कहूँ रमन इज ए डॉक्टर, रमन इज इंटेलिजेंट, रमन लिव्स इन दिल्ली, रमन इज सीरियस। अब बार बार रमन बोलने से सेंटेंस भद्दा लगता है, और उस भद्दापन को दूर करने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात रमन के बदले में हमने ही का प्रयोग किया तो ही प्रोनाउन हो गया। रीता इज एन इंजीनियर, रीता एक अभियंता है। सी इज सीरियस, वह गंभीर है। अब देखिए रीता के लिए हमने शी का प्रयोग किया। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर लड़कों के लिए हमने दे का प्रयोग कर दिया। अब हमने लिखा दैट इज ए लार्ज ट्री, किसी वृक्ष की ओर बता करके उस वृक्ष का नाम बिना लिए दैट का हमने प्रयोग किया। हमने किताब का बिना नाम लिए दोज का प्रयोग किया। चेयर का बिना नाम लिए दिस का प्रयोग किया। किताब का बिना नाम लिए हमने दिज का प्रयोग किया। तो ये देख रहे हैं जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वे सारे के सारे अंडरलाइंड वर्ड्स आपके प्रोनाउन हो गए। अब देखिए प्रोनाउन को सही से समझने के लिए व्याकरणाचार्यों ने इसे 10 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रोनाउन को सही से समझने के लिए व्याकरणाचार्यों ने इसे 10 भागों में विभाजित किया। देखिए नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 demonstrative pronoun. Number 3 possessive pronoun. Number 4 emphatic pronoun. Number 5 reflexive pronoun. Number 6 relative pronoun. Number 7 interrogative pronoun. Number 8 distributive pronoun. Number 9 में आप लिखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। एंड 10 में आप लिखिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रोनाउन को 10 भागों में विभाजित कर दिया। अब 1 बाय 1 हम सब की चर्चा करने जा रहे हैं, इसे गौर से आप समझिए। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो गया, नाउन हो गया, और AL लगा दिया हमने तो क्या हो गया, पर्सनल। पर्सनल का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक, व्यक्ति संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, और पर्सनल एक एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण हो गया। तो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसकी चर्चा करते हैं, इसे गौर से आप लोग देखिए। आप मित्रों से रिक्वेस्ट है यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब देखिए आगे हम चल रहे हैं। सबसे पहले ये है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ प्रोनाउन
विच डिनोट्स ए पर्सन, जिससे व्यक्ति का बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 सेकेंड पर्सन। नंबर 3 थर्ड पर्सन। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन से व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग और स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं बोलने का काम मैं करता हूं, इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप सेकेंड पर्सन हैं। जिस किसी व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस हो गया, और आई का माई और वी का आवर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गए, और मी ऑब्जेक्टिव आई का, और अस वी का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में हम देखते हैं आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। अब देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, ये सारा का सारा समझिए कैसे होता है। ये हो गया एनसी नॉमिनेटिव केस, पीसी पॉसेसिव केस, है ना, ओसी ऑब्जेक्टिव केस, ये सेल्फ और सेल्फ्स, इसका हम यूज बताएंगे कहाँ उपयोग करते हैं सबका। अब देखिए वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ्स, ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये प्लूरल नंबर, यह सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, अभी हमने केस में इसे बताया है। अब ये देखिए, अब यहां पर हम देख रहे हैं ये एनसी नॉमिनेटिव केस आई और वी, ये हमेशा वर्ब के पहले होंगे, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए आई स्पीक, वी प्ले। अब देखिए वर्ब के पहले, इसलिए ये दोनों नॉमिनेटिव केस है ना। अब ये नाउन के पहले, माई बुक, आवर कंट्री। देखिए नाउन के पहले, नाउन के पहले ये हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये भी समझिए, ये हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए हम लिखते हैं दिस बुक इज माइन, माइन इज ए रेड पेन। अब देखिए वर्ब के बाद आ गया, वर्ब के पहले आ गया। यहां माइन और माइन ये क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहां पर माई और आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, यहां पर माइन ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गए।
अब देखिए हम यहां लिखते हैं इंडिया इज आवर्स, आवर्स इज ए रेड बुक। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गौर कीजिए वर्ब के बाद वर्ब के पहले यहां पर आवर्स और आवर्स, आवर यहां पॉसेसिव एडजेक्टिव और आवर्स यहां पॉसेसिव प्रोनाउन हो रहा है। अब देखिए हमने कहा कि ये हमेशा वर्ब के पहले होंगे, ये नाउन के पहले होंगे, ये वर्ब के पहले भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा वर्ब के पहले और वर्ब के बाद भी इसके प्रयोग होंगे। और इसके प्रयोग हमेशा वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद ही करेंगे। जैसे ही टेल मी, अब देखिए वर्ब के बाद हो गया, ही सेड टू अस। देखिए देख रहे हैं मी कहां हो गया, वर्ब के बाद, अस कहां हो गया, प्रीपोजिशन के बाद। अर्थात ऑब्जेक्टिव केस के प्रयोग वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद ही प्रयोग होते हैं। अब ये सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन आपको, जैसे हम लिखते हैं आई माई सेल्फ डू, आई माई सेल्फ डू का हो गया मैं इसे स्वयं करता हूं। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए आप लोग। जैसे हो गया ही himself sought, और ही sought himself। अब देखिए ये सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले प्रयोग हो गया, इसको बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ब के पहले इसलिए हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ही हिमसेल्फ शॉट का मतलब हो गया उसने ही गोली मारी, किसी और को गोली मारा। और ही शॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोली मार लिया। तो आप देख रहे हैं ये इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी चर्चा हम और प्रोनाउन आगे जब पढ़ाएंगे वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। केवल इस जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें हम जो बता रहे हैं उससे पहले समझिए सही से। फर्स्ट पर्सन समझ में आ गई आप लोगों को। सेकेंड पर्सन हम किसको कहते हैं, जो फर्स्ट पर्सन बोलता है उसकी बात को जो सुनता है। कौन सुनता है, तो आप सुनते हैं, आप हो गए सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हो गए। अब इसके बाद चलिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेट का मतलब होता है बनाना, बताना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो दिस, दीज, दैट, दो, ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस का प्लूरल, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर, यह प्लूरल नंबर। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गौर कीजिए, दिस का मतलब यह और दीज का मतलब वे। इसका प्रयोग सिंगुलर में, इसका प्रयोग प्लूरल में, इसका प्रयोग सिंगुलर में, इसका प्रयोग प्लूरल में। नजदीक के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और नजदीक के व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताने के लिए प्लूरल नंबर में हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिस इज ए पेन,
these are books. That is a book. Those are pens. हम क्या देख रहे हैं? दिस इज ए पेन का मतलब यह एक कलम है नज़दीक। अगर आप कलम को स्पर्श करके बोलते हैं तो दिस इज ए पेन। और 4-5 कलमें एक साथ रख लेंगे नज़दीक को बताने के लिए तो क्या करेंगे? दीज आर पेन्स। और दूर के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को बताने के लिए डैट का प्रयोग। जैसे डैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दूर के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को बताने के लिए दोज आर पेन्स, वे कलमें हैं। तो नज़दीक में नहीं है, दूर में है, इसलिए हमने कहा दोज आर पेन्स। अब दूसरी बात यह है कि दिस का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग हम जब वर्ब के पहले करते हैं तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन अगर नाउन के पहले इसके प्रयोग किए जाएंगे तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये समझने की बात है। यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं लिखूं कि दिस पेन इज रेड, देख रहे हैं ना, पेन के पहले इसलिए होगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हो गया डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लिखते हैं दीज बुक्स। अभी क्या हो गया? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट चेयर, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दोज बॉयज, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया, इसके साथ साथ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पॉसेस ऑन ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट पर पोसेस, अधिकार बताने वाले को हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया इज आवर्स, आवर्स इज ए वास्ट कंट्री, mine is a red T-shirt, है ना। अब this is जैसे लिखते हैं दिस बुक, दिस बुक इज माइन। अब देखिए यहाँ पर आवर्स, माइन और माइन, ये आपको हो गए पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम करता है, इसमें हमेशा नाउन छुपा हुआ है। इंडिया इज आवर्स का मतलब हो गया इंडिया इज आवर इंडिया। आवर्स इज ए वास्ट कंट्री, इसका मतलब हो गया आवर कंट्री इज ए वास्ट कंट्री। अब देखिए छोटा सा सेंटेंस है, यहाँ भी इंडिया, यहाँ भी इंडिया, इसलिए इंडिया को हटाने के लिए हमने आवर्स का प्रयोग कर दिया।
यहाँ पर आवर कंट्री है ना, तो कंट्री को हटाने के लिए हमने आवर्स का प्रयोग कर दिया, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गए। अब पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों सेल्फ प्रोनाउन के भेद होते हैं। सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन दो भागों में बंट जाता है। इसको एक को बोलते हैं हम इम्फैटिक प्रोनाउन और दूसरे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दोनों एक ही तरह से बनता है, माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ। आवर प्लस प्लूरल है तो आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ। अब देखिए हर, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ। प्लूरल में देम प्लस सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये सारे के सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज होने से प्रोनाउन बदल जाता है। जैसे हम लिखें ही himself sought, she herself abused, they themselves slapped। और यहाँ पर चलिए ये सारा का सारा कहलाएगा, ये कहलाएंगे इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर हम लिखें ही sought himself, she abused herself, they slapped themselves। अब देखिए ये सारा का सारा क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया। देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले आने वाला इम्फैटिक प्रोनाउन ही, हिमसेल्फ शॉट का मतलब हो गया उसने ही गोली मारी, किसी और को गोली मार दिया। लेकिन ही शॉट हिमसेल्फ का मतलब हो गया उसने स्वयं को गोली मार दिया। अब देखिए वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद सेल्फ अथवा सेल्फ प्रोनाउन यानी सेल्फ अथवा सेल्फ्स जो वर्ड के प्रयोग होंगे ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपको इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने में मुझे लगता है कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।
अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोनाउन है, इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही आवश्यक है। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बोलने से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट इसमें नजर आता है। रिलेटिव जोड़ने वाला और प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन। रिलेटिव यानी यह कंजंक्शन का भी काम करता है और नाउन के बदले में आकर नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता भी है, इसलिए यह एक बार में दो काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू कंबाइन two or more than two sentences and also used to avoid the repetition of a noun from a sentence। अब देखिए वन बाय वन इसको हम बताते हैं, इसको गौर से देखिए आप लोग। who, whose और whom, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। हु ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज योर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ हु का मतलब क्या हो गया, यहाँ हु का मतलब हो गया बॉय, सिंगुलर में सेंटेंस हो गया द बॉय इज योर फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस हो गया हु इज प्लेइंग देयर। अब देखिए हमारे फ्रेंड्स गौर कीजिए, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 1 ये हो गया आपका S1 और सिंगुलर सब्जेक्ट इसके लिए हो गया V1 सिंगुलर वर्ब। अब देखिए ये हु का प्रयोग ठीक बॉय के बदले में हमने किया है, अर्थात ग्रामर की भाषा में इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। बॉय इज नोन एज एंटीसीडेंट और इसके बदले में जो हु का हमने प्रयोग किया है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए सेंटेंस हो गया द बॉय इज योर फ्रेंड, लड़का आपका दोस्त है, हु इज प्लेइंग देयर जो वहाँ खेल रहा है। अब देखिए ये बॉय के बदले में ही हमने हु का प्रयोग किया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, देख रहे हैं ना, ये भी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके लिए देखिए वर्ब नंबर 2 हो गया, ये हो गया सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट हो गए तो 2 वर्ब हो गए। 2 सब्जेक्ट एक वर्ब के बराबर नहीं होगा और एक सब्जेक्ट 2 वर्ब के बराबर नहीं होगा। इसलिए कॉमन एरर के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और इसका
अपना नंबर, पर्सन और जेंडर नहीं होता है। नंबर, पर्सन और जेंडर के लिए अपने एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर पर आश्रित होता है। यानी बॉय सिंगुलर, इसीलिए हु सिंगुलर। यहाँ पर बॉयज हो जाएगा तो यहाँ पर हु के लिए आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं, जब लिखेंगे हम, जैसे द बॉयज हु आर प्लेइंग देयर आर योर फ्रेंड्स। यहाँ हु का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हु का मतलब हो गया बॉयज। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हु का अर्थ हो गया बॉय और सेकेंड सेंटेंस में हु का अर्थ हो गया बॉयज। अर्थात हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले प्रयोग होने वाला वर्ड ये बॉय और बॉयज को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर से रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर अनुशासित होता है। अब देखिए, वर्ब के पहले हु का प्रयोग है। यहाँ पर वर्ब के पहले हु का प्रयोग है। एंटीसीडेंट के बाद हु का प्रयोग है। एंटीसीडेंट के बाद हु का प्रयोग है। और मैंने कहा हु नॉमिनेटिव केस है, तो वर्ब के पहले प्रयोग होने वाले नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, और इसका प्रयोग, हु का प्रयोग व्यक्ति और व्यक्तियों के लिए करते हैं। वस्तु के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एनिमल के लिए नहीं करेंगे, निर्जीव के लिए नहीं करेंगे। हु का प्रयोग हम सिर्फ व्यक्ति और व्यक्तियों के लिए, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों ही नाउन के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, अथवा डिग्निफाइड नाउन अथवा पर्सोनिफाइड नाउन। डिग्निफाइड और पर्सोनिफाइड नाउन की हमने चर्चा किया है, जो इस संसार में जो बहुत भयानक है, जो बहुत गंभीर है, जो बहुत शांत है, उसे हम डिग्निफाइड कहते हैं। और कोई व्यक्ति नहीं है, एनिमल हो, जानवर हो, कोई प्लेस हो, उसको हम पर्सोनिफाइड नाउन कहते हैं, जिसको हम मानवीकरण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भारत माता, तो भारत माता का तो रूप नहीं है, पृथ्वी का एक भूखंड है जहाँ हम रहते हैं, जिसके साथ हमारा इंटीमेसी है, जहाँ से खाने पीने की सारी सामग्री मिलती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम मातृत्व स्नेह देते हैं, इसलिए भारत माता कहते हैं। इसलिए यह पर्सोनिफाइड नाउन हो गया। तो हु का प्रयोग व्यक्ति और व्यक्तियों के लिए, डिग्निफाइड और पर्सोनिफाइड के लिए भी हम करते हैं। अब ये हो गया नॉमिनेटिव केस में। अब देखिए इसके पॉसेसिव केस में कैसे इसके प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी होगा जो। नॉमिनेटिव केस में हु का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का मतलब हो गया जो, जबकि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब हो गया कौन। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। लेकिन हु का प्रयोग जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बताया है, यहाँ पर हु यहाँ पर किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है, और इसका हिंदी होगा अर्थ जो। अब हुज के विषय में देखिए, जैसे हम लिखते हैं द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज जेंटिल। सेंटेंस हो गया द बॉय इज जेंटिल, फादर इज ए डॉक्टर। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन? हुज, क्योंकि नाउन के पहले। इसका अर्थ हो गया
लड़का जिसके पिता एक चिकित्सक है, जेंटिल है। अब प्रश्न उठता है, जेंटिल ये डॉक्टर है कि जेंटिल यहाँ पर बॉय है? यहाँ पर जेंटिल ये बॉय है। ये बॉय जो सब्जेक्ट है इसके लिए ये वर्ब है, ये वर्ब डॉक्टर के लिए नहीं है। अगर सेंटेंस हमें से लिखते हैं, द बॉयज हुज फादर इज ए डॉक्टर आर। अब देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, सेंटेंस हो गया बॉयज आर जेंटल, फादर इज ए डॉक्टर। अगर ये वर्ब डॉक्टर के अनुसार अगर एग्री किया होता तो यहाँ आर नहीं हम इज का प्रयोग किए होते, लेकिन ये आर का प्रयोग हमने डॉक्टर के लिए नहीं, हमने बॉयज के लिए प्रयोग किया है। सेंटेंस हो गया बॉयज आर जेंटल, लड़के क्या हैं? सज्जन हैं जिसके पिता चिकित्सक हैं। यहाँ पर देखिए हुज और हुज ये सब रिलेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके पहले आने वाला जो है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, इसके लिए वर्ब इधर हो गया। अब चलिए देखते हैं ओसी ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हम लिखते हैं द बॉय whom you teach is serious। अब प्लूरल में लगाते हैं द बॉयज whom you teach are serious। अब देखिए हमारी फ्रेंड सेंटेंस हो गया द बॉय इज सीरियस, लड़का गंभीर है, whom you teach जिसको आप पढ़ाते हैं। यहाँ whom का मतलब होगा जिसको, जिसे, जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। यहाँ पर सेंटेंस होगा बॉयज इसलिए आर सीरियस। ये टीच के अनुसार न इस वर्ब का प्रयोग किया गया न इस वर्ब का प्रयोग किया गया। ये वर्ब के प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग होने वाले एंटीसीडेंट से यह अनुशासित हुआ। नेचुरली एंटीसीडेंट सिंगुलर में है इसलिए वर्ब सिंगुलर में, ये एंटीसीडेंट प्लूरल में, वर्ब प्लूरल में। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना नंबर, पर्सन और जेंडर नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन नंबर, पर्सन और जेंडर के लिए अपने एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर के लिए निर्भर करता है एंटीसीडेंट पर। ये एंटीसीडेंट हो गया। समझिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट की संज्ञा देते हैं। अब आपने देखा हु, हुज और हुम का प्रयोग हम व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए करते हैं, लेकिन कोई एनिमल हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोनाउन पर। हु, हुज और हुम समझ में आ गई आप लोगों को। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए करते हैं, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इस समझने की जरूरत है। अब चलिए विच, विच, ऑफ विच या हुज, विच। देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, विच नॉमिनेटिव केस में भी विच है और ऑब्जेक्टिव केस में भी विच है, लेकिन विच का आपका पॉसेसिव केस या तो ऑफ विच का प्रयोग
अथवा विच हुज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोनों में कहाँ कहाँ अंतर होगा वे समझने की जरूरत है। विच इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर एनिमल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, प्लेसेस। अर्थात विच का प्रयोग एनिमल के लिए अथवा एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अथवा ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लेस के लिए अथवा प्लेसेस के लिए, अर्थात व्यक्ति को छोड़कर इस संसार में जिस भी एंटीसीडेंट के लिए अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो विच का प्रयोग करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में भी विच है और ऑब्जेक्टिव केस में भी विच है। दोनों का सिर्फ पोजीशन बदलने से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव होगा। पहले समझ लीजिए इसको, जैसे लिखते हैं हम द पेन विच इज रेड इज माइन। अब देखिए ये विच हो गया नॉमिनेटिव केस। क्यों हो गया? तो एंटीसीडेंट के बाद तो प्रयोग हुए, लेकिन इज अर्थात वर्ब के पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। लेकिन द पेन विच आई टेक इज कॉस्टली। अब देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। देखिए हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर भी विच है, यहाँ पर भी विच है। ये यहाँ पर ये विच नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर विच ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों है? तो ये वर्ब के पहले प्रयोग किया गया। एंटीसीडेंट के बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग होते ही हैं, लेकिन वर्ब के पहले है, इसलिए नॉमिनेटिव केस। ये विच प्रोनाउन के पहले, नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब समझिए, विच इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन, persons, object, objects, animal, animals, place, places. It has no its number, person and gender, so it is directly disciplined by its number, is directly disciplined by its antecedent for number, person and gender. अब देखिए इसको कैसे होगा। जैसे हम लिखते हैं द बुक विच इज ऑन द टेबल इज कॉस्टली। अब देखिए हमारी फ्रेंड्स सेंटेंस हो गया, द बुक इज कॉस्टली विच इज ऑन द टेबल। ये एंटीसीडेंट के बाद और वर्ब के पहले, इसलिए नॉमिनेटिव केस में। और यहाँ विच का मतलब क्या हो गया? यहाँ विच का मतलब हो गया बुक। विच का मतलब क्या हो गया? बुक। क्यों बुक हो गया? क्योंकि बुक के बदले में हमने विच का प्रयोग किया। अर्थ क्या हो गया? किताब जो मेज पर है महंगी है, किताब, एक किताब। लेकिन हम लिखेंगे द बुक्स विच आर ऑन द which are on the table are costly। देखिए हमारी फ्रेंड्स गौर कीजिए, यहाँ पर विच का मतलब क्या हो गया? यहाँ विच का मतलब हो गया बुक्स। यहाँ विच का मतलब बुक, यहाँ पर विच का मतलब बुक्स। क्यों? क्योंकि
एंटीसीडेंट सिंगुलर तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का अपना नंबर, पर्सन और जेंडर नहीं होता है। नंबर, पर्सन और जेंडर के लिए अपने एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर पर आश्रित होगा। अगर मैं ये लिखूं सेंटेंस, द बुक विच आई रीड इज यूजफुल। अब देखिए, अब हम लिखते हैं द बुक्स विच आई रीड आर यूजफुल। अब देखिए मेरी फ्रेंड्स, गौर कीजिए। अब यहां पर देखिए विच 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 विच, चारों ही सेंटेंस में विच का प्रयोग है। पहले दो सेंटेंस में विच नॉमिनेटिव केस में, ये लास्ट के दो सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में, और दोनों के अर्थ में भी अंतर हो जाएगा। इसका मतलब होगा किताब जो मेज पर है महंगी है, किताबें जो मेज पर हैं महंगी हैं। यहां पर हो गया किताब जिसको मैं पढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर विच का मतलब हो गया जिसको, जिसे। यहां विच का मतलब हो गया जो। किताब जो मैं पढ़ता हूं अथवा जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसको पढ़ता हूं, जो नहीं, जिसको मैं पढ़ता हूं, वह क्या है? उपयोगी है। बुक्स विच आई रीड आर कॉस्ट, किताबें जिन्हें अथवा जिसको मैं पढ़ता हूं वह उपयोगी है। अब देख लीजिए, 1 मिनट और समय लेता हूं आपको इसमें पॉसेसिव के लिए। पॉसेसिव के लिए देखिए क्या, इसको हम इन डिटेल और आगे पढ़ाएंगे, हुज और ऑफ विच में अंतर, लेकिन थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे हम लिखते हैं द बुक हुज कलर इज रेड इज कॉस्टली। हुज हो गया, ये हो गया पॉसेसिव के, समझिए। द बुक्स हुज कलर आर, कलर यहां भी कलर इज रेड आर कॉस्टली। अब देख लीजिए यहां पर हुज का हमने प्रयोग किया है। किताब जिसके रंग लाल हैं महंगी हैं, किताबें जिनके रंग लाल हैं महंगी हैं। और यहाँ पर दोनों में ये पॉसेसिव केस के रूप में इसके प्रयोग हुए हैं। परंतु एक ऑफ विच है, दोनों में क्या अंतर है? हुज का प्रयोग हमेशा कॉमन नाउन के पहले होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। जबकि ऑफ विच का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको ध्यान दीजिए। हुज का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले, जबकि ऑफ विच का प्रयोग प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन के पहले। जैसे इंडिया ऑफ विच वी आर रेजिडेंट्स इज ग्रेट। अब देखिए यहां पर इंडिया ऑफ विच, ये वी है, वी क्या है? प्रोनाउन हो गया। लेकिन हम लिखते हैं इंडिया ऑफ विच रामा वॉज ए किंग इज ग्रेट। अब देखिए
प्रोनाउन के पहले और प्रॉपर नाउन के लिए ऑफ विच का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कुछ और पार्ट बचे हुए हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मेनी मेनी थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।